To my YouTube channel. Today I am going to start रूटलेस। फ्रेंड्स, आज मैं रूटलेस बुक का स्कॉटिश नॉवेल के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए देखते हैं। अल्सदर ग्रे and James Callanan have in a recent year contributed great to revival Scottish literature in the vernacular accent of Glasgow। अल्सदर ग्रे और जेम्स कैलमैन ने हाल ही के सालों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है स्कॉटिश लिटरेचर के पुनरुत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब ग्लासगो के स्थानीय भाषा के लहजे के पुनरुत्थान लहजे में ग्लासगो के स्थानीय भाषा के लहजे में इन्होंने स्कॉटिश लिटरेचर के पुनर्निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Gray's Lennox 1981 is partly magic realism, partly social fantasy, perhaps best described as a phantasmagoria of writing and illustration, as religious as black, as innovative as Rushdie। ग्रे का एक वर्क है लेनॉर्क, जो कि 1981 में आया है, जो कि पार्टली मैजिक रियलिज्म है, जिसमें कि फिर पार्टली यानी कुछ उसमें सोशल फैंटेसी है, और जो कि एक अच्छी तरह से छायाचित्र एक तरह से चित्रण करता है। बेस्ट डिस्क्राइब चित्रण राइटिंग को के छायाचित्र का चित्रण करता है और एक भ्रम को उत्पन्न करता है, और यह ब्लैक की तरह इसमें उग्रता है, और जबकि रसदी की तरह इनके वर्क में क्या है, एक इनोवेटिव है, मतलब एक अन्वेषण की तरह है। ग्रे लेटर वर्क कैन बी इक्वली जेनी और एज इन जेनिन 1982-1984 फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी टेलिंग। कह रहा है कि जो ग्रे का बाद का वर्क था वह ज़्यादा अच्छा नहीं था, मूर्खतापूर्ण था। और उनका एक वर्क है जेनी, जो कि 1980 और 1984 में आया है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी, मतलब सीधे स्टोरी टेलिंग कही गई है, स्ट्रेट स्टोरी है। और उसके बाद उनका एक प्राइज विनिंग वर्क है पुअर थिंग्स लुक द मेडिकल प्रोफेशन। Victorian Scotland and provide the comic critic of age। ये विक्टोरियन स्कॉटलैंड और प्रोवाइड द कॉमिक क्रिटिक ऑफ एज, उस एज के बारे में बताता है। द ऑथर हिमसेल्फ डिस्क्राइब इट इज अ फनीएस्ट बुक I have ever written। He then go on to say it is also the most socialist really, but people don't notice द वर्क। उनका जो वर्क है पुअर थिंग्स, जो वर्क है इनका, वो बोल रहे हैं, राइटर का कहना है कि यह मेरा सबसे फनीएस्ट वर्क है। ठीक है, पुअर थिंग्स जो इनका वर्क था राइटर का, वो बोल रहे हैं, यानी अल्सदर ग्रे का जो वर्क पुअर थिंग्स था, वो कह रहे हैं ये मेरा सबसे फनीएस्ट वर्क था। लेकिन ये कह रहा बहुत ही सोशलिस्ट वर्क था, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ग्रे का नेक्स्ट वर्क है ग्रे मैवी वेलफ्रेज। ग्रे का वर्क है मैवी वेलफ्रेज, जो कि 1986 में कंटिन्यू हिज idiosyncratic progress with the series of story linked by the theme of alienations and loss of identity। ग्रे का वर्क है मैवी वेलफ्रेड,
जो कि 1996 में है, जो लगातार बताता है विशेष स्वभाव की वृद्धि को बताता है। और सीरीज ऑफ स्टोरी, और क्या कह रहा है कि यह लॉस ऑफ आइडेंटिटी, यह जो है अपने आइडेंटिटी को, लॉस ऑफ आइडेंटिटी और एक अलगाव की थीम से स्टोरी के सीरीज को जोड़ता है। Gray Ever provide his own cover design page embellishment, making the presence of creative writer felt at all stage of book production। कह रहा है कि ग्रे ने जो अपने जो प्रोवाइड किया है अपने कवर डिज़ाइन को और अपने पेज के को अलंकृत किया है, सजाया है, और उसने जो क्रिएटिव राइटरों की तरह उसने प्रस्तुति की है, उसको ऑल एज, सभी एज के बुक प्रोडक्शन, सभी एज की किताबों में उस चीज़ को अनुभव किया जाएगा। उनकी जो लिखने की स्टाइल है उसको सभी एज की किताबों में उस चीज़ को अनुभव किया जाएगा ही। फिर कह रहा है कि he has given considerable impetus to a new wave of Scottish writing which put Glasgow to and to the lesser extent Eden's work। कह रहा है कि उन्होंने जो है कंसिडरेबल इम्पेटिस मतलब एक विचारी प्रभाव दिया है, और नए तरह के न्यू वेब जो नए राइटर थे, स्कॉटिश राइटर थे, उनको एक विचारी प्रभाव दिया है। और उसने ईडन वर्क को कम इंडिकेट किया है, जबकि ग्लासगो को मतलब को अत्यधिक दिखाया है। वेरी मच इन द लिटरेचर मैप ऑफ राइटिंग 1990, बहुत ज़्यादा उन्होंने 1990 की राइटिंग के मैप को रखा है। हिज लैंग्वेज इज स्कॉटिश इंग्लिश, हिज लैंग्वेज इज स्कॉटिश इंग्लिश एंड हिज कंसर्न आर बोथ रियलिस्टिक, उनका कंसर्न आर बोथ रियलिस्टिक एंड आर्टिस्टिक नेचर, both realistic and artistic nature of creative endeavor, critical attitude, the role of the artist। कह रहा है इनका जो लैंग्वेज था वो स्कॉटिश इंग्लिश था, और उनका जो कंसर्न था दो तरीके का उनका कंसर्न है, दोनों तरह से वो सोचते थे। पहला कि वह रियलिस्टिक भी थे, यानी रियलिस्टिक में उनका सोशल प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी, ये सब चीज़ें थी। जबकि आर्टिस्टिक में था क्या था, नेचर ऑफ क्रिएटिव इंडिविजुअल, और जबकि आर्टिस्टिक में क्या था, उनका क्रिएटिव इंडिविजुअल था, मतलब क्रिएटिव प्रयास था, और क्रिटिकल एटीट्यूड और एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण। रोल ऑफ आर्टिस्टिक एज अ हिस्ट्री मेकर 1994 मूव into the future of Scottish history, telling the story of border war 1992, etching and subverting the kind of official Scottish history found in the novel of Sir Walter Scott from the 19th century। कह रहा है हिस्ट्री मेकर जो कि 1994 में आया है, उन्होंने मूव इनटू द फ्यूचर ऑफ स्कॉटिश हिस्ट्री। कह रहा है जो इनका एक वर्क है आया है हिस्ट्री मेकर, जिसमें उन्होंने स्कॉटिश हिस्ट्री के फ्यूचर को प्रस्तुत किया है। टेलिंग द स्टोरी ऑफ बॉर्डर, टेलिंग द स्टोरी, और इसमें 2220 के बॉर्डर वार की स्टोरी को दिखाया है, उसके ध्वनि को दिखाया है, और विभिन्न प्रकार के ऑफिशियल स्कॉटिश हिस्ट्री को इस नावल में पाया जाता है। कह रहा है कि फाइंड इन द नावल, उनके नावल में सर वाल्टर स्कॉट जो कि 19th सेंचुरी के राइटर हैं, उनसे भी उनके बारे मतलब उनके भी इतिहास को उसमें लिया गया है, उसको भी उन्होंने रखा है। नेक्स्ट है द विटेलिटी एंड ह्यूमर ऑफ ग्रे
in the find the new generation Scottish writer। कह रहा है कि जो उनकी शक्ति, जीवन शक्ति है, ह्यूमर और ग्रे का जो मतलब लिखने की जो प्रेरणा है और जीवन शक्ति और ह्यूमर, ग्रे का जो ह्यूमर है, कह रहा पाया जाता है नए जनरेशन के राइटरों में भी पाया जाता है। ग्रे की जो ह्यूमर और उनकी वेटिलिटी यानी उनकी जो जीवन शक्ति यानी जो उनकी शैली कह सकते हैं, वो नए जनरेशन के राइटरों में पाया जाता है। जेनिस गैलो Janice Gallo and Alison Kennedy have brought women voice fully into the forefront of the recent flourishing of Scottish writing। कह रहा है कि जोनिस गैलो और एलिसन केनी जो है महिलाओं के आवाज़ को स्कॉटिश राइटिंग में हाल ही के कह रहा है महिलाओं के आवाज़ को क्या है लाया है, यानी रखा है, उसको रखा है, उसको फ्लोरिश किया है। इन द ट्रिक इज टू कीप ब्रेथिंग। इन द ट्रिक is to keep breathing 1989। The trick is to keep breathing 1989 use her own training to describe widely the mind of a woman living alone in a state of psychological collapse। कह रहा है यूज हर ओन ट्रेनिंग, कह रहा है यूज हर ओन ट्रेनिंग, उन्होंने अपने खुद के परीक्षण का प्रयोग किया है। यूज हर ओन ट्रेनिंग डिस्क्राइब, और उन्होंने वर्णन किया है महिलाएं जो कि अकेले रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनकी जो साइकोलॉजिकल संक्षिप्तता है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। जो महिलाएं अकेले रहती हैं उनके जो दिमाग में जो उनकी साइकोलॉजिकल संक्षिप्तता आती है उसके बारे में उन्होंने बताया है। इन फीमेल फ्रेंड 1994 हर टू हीरोइन ट्रैवल अब्रॉड इन अ सर्च फॉर एडवेंचर, रियलिटी एंड फ्रेंडशिप। कह रहा है कि फीमेल फ्रेंड जो कि 1994 में आया है, उनकी 2 हीरोइनें हैं जो कि यात्रा के लिए विदेश जाती हैं और अपनी यात्रा में वो वास्तविकता और फ्रेंडशिप को क्या करती हैं, ढूंढती हैं। गैलो का शॉर्ट स्टोरी है ब्लड जो कि 1991 में आया है और एक दूसरा वर्क है वेयर यू फाइंड इट जो कि 1996 में आया है। रैंस थ्रू द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफन विथ द अंडरटोन ऑफ द साइकोलॉजिकल वायलेंस। इसमें क्या है, कह रहा है दिखाई देता है क्या, साइकोलॉजिकल वायलेंस। ए एल कैनेडी की जो स्टोरी है जिसमें कि नाइट ज्योमेट्री एंड द ग्रास कैडेन ट्रेन जो कि ग्रास कैडेन ट्रेन जो कि किस में आई है, ग्रास कैडेन ट्रेन जो कि 1919 में आई है। और उसके बाद नेक्स्ट वर्क है नाउ दैट यू आर बैक जो 1994 में है। शेयर दिस अंडर करेंट ऑफ वायलेंस एंड सोशल कंसर्न। इसमें उन्होंने सोशल कंसर्न और वायलेंस को दिखाया है नाउ दैट यू आर बैक में। लुकिंग फॉर द पॉसिबल डांस जो कि 1993 में आया है इज अ नरेटिव ऑफ अ ट्रेन जर्नी फ्रॉम ग्लासगो टू लंदन। मेटाफिजिकल reference to train recur in the modern Scottish writing, perhaps because
there seem to be fewer and fewer of them, but also perhaps as rehearsal of positive image of trend and emblems of progress in मिड विक्टोरियन नॉवेल। ये कह रहा है कि जो इनका ये लुकिंग फॉर द पॉसिबल डांस जो कि 1993 में आया है, ये इसमें जो है इसका जो ट्रेन जर्नी का वर्णन किया गया है ग्लास ग्लो से लंदन तक का, और इसमें मेटाफिजिकल रिफरेंस इसका जो है मेटाफिजिकल रिफरेंस की पुनरावृत्ति की गई है, मॉडर्न स्कॉटिंग राइटिंग की पुनरावृत्ति की गई है। और क्या शायद क्योंकि यह ऐसा प्रतीक होता है कि ये जो है पॉजिटिव इमेज है, ट्रेन का एक पॉजिटिव इमेज है जो कि विक्टोरियन नॉवेल के प्रोग्रेस के चिन्ह को दर्शाता है। द जर्नी इज आल्सो वन ऑफ मेमोरी ऑफ द हीरोइन, रिलेशनशिप एंड होप फॉर फ्यूचर। कह रहा है कि जो ये यात्रा है द हीरोइन वन ऑफ मेमोरी, किसी के दिमाग की, कह रहा है जो ये यात्रा है आल्सो वन ऑफ मेमोरी, हीरोइन के रिलेशनशिप और उनके फ्यूचर होप को क्या करता है, उनका एक फ्यूचर होप है, एक फ्यूचर के लिए एक आशा है। द क्लाइमेक्स इज अमॉन्ग द मोस्ट स्ट्राइकिंग वायलेंस इन मॉडर्न वुमेन राइटिंग। जो ये क्लाइमेक्स है, जो इसकी चोटी है, कह रहा है कि मॉडर्न वुमेन राइटिंग में एक आश्चर्यजनक वायलेंस है। सो आई एम ग्लैड जो कि 1995 में आया और 1995 में आया है, इज ए फर्दर कलेक्शन ऑफ स्टोरी न्यू नॉवेल। अगर आई एम ग्लैड जो कि 1995 में है, यह एक नया नॉवेल है, ठीक है, ये स्टोरी कलेक्शन है। और कह रहा है एवरीथिंग यू नीड 1999, एवरीथिंग यू नीड 1999 कंटिन्यू टू कीप एलिशन कैनेडी एट द फोरफ्रंट ऑफ रिसेंट स्कॉटिश राइटिंग। कह रहा है एवरीथिंग यू नीड, एलिशन कैनेडी ने एवरीथिंग यू नीड जो कि 1919 में आया, लगातार उन्होंने स्कॉटिश राइटिंग को क्या किया है, दिख रखा है, लगातार उन्होंने स्कॉटिश राइटिंग को रखा है। एवरीथिंग यू नीड जो कि 1919 में आया है, जो लगातार उन्होंने एलिशन कैनेडी के स्कॉटिश राइटिंग को रखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जैकी के स्कॉटिश पोएट ऑफ नाइजेरियन डिसेंट हुज फर्स्ट नॉवेल ट्रम्पेट 1998 won several प्राइज। इट इज़ स्टोरी ऑफ फीमेल म्यूजिशियन। कह रहा है जैकी के एक स्कॉटिश पोएट और नाइजेरियन है, जिनका पहला फर्स्ट नॉवेल है ट्रम्पेट, जो कि 1998 में आया है, और इसमें उन्होंने कई प्राइज़ भी जीते हैं। यह जो है एक फीमेल म्यूजिशियन की कहानी बताती है, जो यानी जैकी के की जो पहला नॉवेल है ट्रम्पेट, यह जो है एक फीमेल म्यूजिशियन की कहानी को बताता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। हु प्रिटेंडेड टू बी ए मैन, जो फीमेल मैन की स्टोरी यानी जैकी केन की जो ट्रम्पेट नॉवेल है, उसमें एक म्यूजिशियन की कहानी बताता है। हु प्रिटेंडेड टू बी ए मैन एंड द कन्क्वेंस फॉर हर वाइफ एंड सन, क्वेश्चन ऑफ जेंडर एंड आइडेंटिटी, फैमिली एंड सोशल रिकॉग्निशन एंड हैंडल्ड विथ फिनेस। Here the wife is inquiring about the funeral of her partner। इसमें क्या है कि एक फीमेल म्यूजिशियन है जो कि बहाना करती है कि प्रिटेंडेड टू बी ए मैन, मतलब एक आदमी होने का बहाना करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी वाइफ और उसके बच्चे हैं। कह रहा है इसमें
क्वेश्चन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, इसमें प्रश्न उठता है, इसमें जेंडर आइडेंटिटी पे प्रश्न उठता है। फैमिली एंड सोशल रिकॉग्निशन यानी सामाजिक पहचान पर, और ये क्या कहते हैं, हैंडल मतलब उसकी चतुराई के साथ यह उसे हैंडल करती है, उसको दिखाता है। हियर कह रहा हियर द वाइफ इज इंक्वायरिंग, यहाँ पे जो वाइफ है इज इंक्वायरी अबाउट द फ्यूनरल ऑफ हर पार्टनर, वाइफ जो है इंक्वायरी कर रही है अपने पार्टनर के फ्यूनरल को। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जेम्स कैलमैन के नॉवेल के बारे में देख लेते हैं। जेम्स कैलमैन novel are unrelentingly naturalistic picture of inner city dissolution portrayed with a wide humor and empathy। जेम्स कैलमैन का जो नॉवेल है लगातार प्राकृतिक नेचुरलिस्ट मतलब प्राकृतिक पिक्चर और इनर डिसोल्यूशन मतलब आंतरिक निर्जनता मतलब और उस आंतरिक निर्जनता कह सकते हैं आंतरिक खालीपन को दिखाता है। और पोर्ट्रेट विथ वाइड ह्यूमर एंड, और एक कह रहा है इम्पैथिक, और कह रहा है कि वाइड ह्यूमर और एक बड़े ह्यूमर, और उसके बाद इम्पैथी एक सहानुभूति को खींचता है, मतलब इनके नावल में ये सब क्वालिटी पाई जाती है। फिर कह रहा है द बस, The bus conductor hints, The bus conductors hint 1994। इनका जो जेम्स कैलमैन का जो वर्क है द बस कंडक्टर हिंट्स, जो कि 1994 में आया, was his first success and disaffection 1989 about the frustration of a man on the edge of middle age enjoyed the wide acclaim। कह रहा है कि बस कंडक्टर हिंस, द बस कंडक्टर हिंस जो कि 1984 में आया है इनका वर्क जेम्स कैलमैन का। कह रहा है ये फर्स्ट उनका पहला सक्सेसफुल वर्क है। और एक डिफेक्शन जो कि 1989 में आया है, अबाउट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ मैन, इसमें जो एक आदमी के फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है जो कि मिडिल एज के कगार पे है, उसके फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। इंजॉयड द वाइड एक्लेम, और कह रहा है इंजॉयड द वाइड एक्लेम, इसमें क्या है वाइड इंजॉयड द वाइड मतलब बहुत विस्तृत प्रसिद्धि को इंजॉय करता है। मतलब वाइड एंजॉयड द वाइड एक्लेम मतलब बहुत ही वाइड प्रसिद्धि को इंजॉय करता है। नॉट वाइल द गिरो, नॉट द वाइल द गिरो 1983 इज कलेक्शन ऑफ स्टोरी, ये स्टोरी का कलेक्शन है। फॉलोड बाय सेकेंड कलेक्शन, उसका सेकंड कलेक्शन क्या है, द वन 1991। बोथ ग्रे एंड कैलमैन आर हाईली स्पेसिफिक, मैनी रीडर फाइंड emphasis on the local accent and setting daunting। कह रहा है इनका जो लहजा है, कह रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने लिखा है। कह रहा है कि इन्होंने जो ग्रे और कैलमैन ने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही हाईली स्पेसिफिक है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने किया है। कह रहा है बहुत से रीडर पाते हैं इनमें, इनके प्रभाव को। इन्होंने लोकल लहजे और इनकी जो सेटिंग थी बहुत ही
क्या थी, बहुत ही कठिन थी, इनकी जो सेटिंग थी बहुत ही जटिल थी, कह सकते हैं बहुत ही जटिल थी। बट दे प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग, लेकिन उन्होंने एक मजबूत और काल्पनिक आवाज़, हैंडिंग थीम्स एंड कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, और उन्होंने इस पर एक इमेजिनेटिव मतलब वॉइस दिया है, और उसकी जो थीम थी एक कंसिडरेबल मतलब एक विचारी महत्व को दिया है, बहुत ही एक मतलब विचारशील था इनका जो थॉट था और इमेजिव थॉट था, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्ट्रांग हो गया। उसके बाद टोरीगॉटन का वर्क है, जेफी टोरीगॉटन का वर्क है स्विंग हैमर स्विंग, जो कि 1992 में आया है। सेट इन द पूरेस्ट एरिया ऑफ ग्लासगो, The Gorbals attacked a lot of attention and has been talked of the ultimate Glasgow novel doing for Glasgow for joyous did for Dublin। कह रहा है कि इन्होंने इनका सबसे इनकी जो सेटिंग थी सबसे ज़्यादा, कह रहा है कि इनका जेफ टेरीगॉटन ने स्विंग हैमर स्विंग जो इनका वर्क है, इसमें उन्होंने सबसे पुअरेस्ट एरिया ग्लासगो को लिया है, और इससे बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए हैं, लॉट ऑफ लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान खींचा है, और बहुत ज़्यादा उसी के बारे में उन्होंने बात किया है। डूइंग फॉर ग्लास ग्लो, और वे ग्लास ग्लो के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसा कि ज्वायस ने डबलिन के लिए किया है, डबलिन के लिए कुछ किया है। उसी तरह मतलब ज्वायस जो है ज़्यादातर डबलिन के बारे में लिखते थे, उसी तरह जेफ टोरीगॉटन जो है ग्लास ग्लो के बारे में लिखे। वाइल दिस साउंड लाइक द ओवर रिएक्शन, इट मेड दैट ऑथर जेफ टोरीगॉटन was closely watched. He followed his first novel and that was some 30 years in the writing with the devil the devil the devil crow the devil carousel in 1996। उनका पहला कह रहा है जेफ टेरीगॉटन ने अगर क्लोजली देखा जाए तो उनका पहला नावल जो 30 सालों सम 13 ईयर राइटिंग थी, वह कह रहा है कि इनका पहला नावल क्या था, द डेविल क्रैसवेल, जो कि 1996 में आया है। जेम्स कैलमैन का वर्क है हाउ लेट इट वाज, हाउ लेट इज वाट हाउ लेट, जो कि 1994 में आया है। वोन द ब्रूकर प्राइज, ने ब्रूकर प्राइज जीता है। परहैप्स द मार्क द अराइवल ऑफ ग्लासगो, ये भी ग्लासगो के बारे में लिखा है, ग्लासगो नावल के बारे में। इट इज़ लॉन्ग मोनोलॉग फेमसली फुल ऑफ वायलेंस लैंग्वेज विच डिपिक्ट द isolation and blindness of society victims summing। कह रहा है कि ये जो इट इज़ ए लॉन्ग, ये एक क्या है, लॉन्ग मोनोलॉग है, फेमसली फुल वायलेंस लैंग्वेज, और इसका फेमसली फुल ऑफ वायलेंट लैंग्वेज, और इसका लैंग्वेज जो है वायलेंट है, जो कि डिपिक्ट करता है आइसोलेशन को और सोसाइटी विक्टिम यानी समाज के जो अपराधी हैं उनके ब्लाइंडनेस को, उनके अंधेपन को दिखाता है। क्लोज टू बकेट नॉवेल इन स्टाइल, ये जो है बकेट के नावल स्टाइल में लिखते हैं। करा इट हैज़ आल्सो इवोक द कंपेरिजन विथ कोपका, और इनका कंपेरिजन कोपका के साथ भी किया जाता है। करा इट इन द पिक्चर ऑफ फ्रस्ट्रेशन
in the picture of frustration, but the music and humor of language rise it from despair in affirmation of survival despite all odd। कह रहा है कि लेकिन इनके में मतलब एक फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें क्या है, म्यूजिक ह्यूमर, इनके लैंग्वेज में म्यूजिक और ह्यूमर भी है, और जो कि उठाता है, जो क्या करता रेज इट द डिस्पेयर, मतलब निराशा को क्या करता है, ऊपर उठाता है और एक पॉजिटिव थॉट ले आता है। ठीक है, मतलब इनके इनके जो लिखते हैं, इनकी लिखने की स्टाइल में फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ म्यूजिक और ह्यूमर भी है, जो कि क्या करता है, निराशा को थोड़ा कम करता है। डिस्पाइट ऑल ऑड, मतलब जो भी उसमें ऑड चीज़ें हैं उसको क्या करता है, थोड़ा कम करता है। अब उसके नेक्स्ट देखते हैं, गुड टाइम। गुड टाइम, द गुड टाइम 1998 में आया है इनका वर्क। कह रहा है कि explored this masculine working class voice further with 21st person monologue covering all sort age of masculinity। कह रहा है कि गुड टाइम जो कि 1998 में आया है, ये एक्सप्लोर करता है, मतलब मेल क्लास वर्किंग को एक्सप्लोर करता है, उसकी आवाज़ को, और कह रहा है कि उसी मेल क्लास को इम्पोर्टेंस देता है और उसको एक्सप्लोर करता है। और 21st पर्सन कह रहा है, 21st पर्सन मोनोलॉग कवरिंग ऑल सॉर्ट एज मैस्कुलिनिटी, मतलब मेल को ही क्या करता है, कवर करता है। इन अ पोस्ट फेमिनिस्ट एज में केलमैन is one of the few writer giving voice formally excludes the ill-educated marginalized male। कह रहा है कि पोस्ट फेमिनिस्ट एज में केलमैन ही एक थे, कुछ राइटरों में से एक थे, जिसने क्या किया है, फार्मली इंक्लूड, मतलब अपने को मुख्य रूप से फार्मली इंक्लूड किया है इल एजुकेटेड और मार्जिनलाइज्ड मेल, मतलब क्या किया है, मेल को ही मतलब बताया है। पोस्ट फेमिनिस्ट एज में यही एक है जो कि मेल को क्या अनुवाद किया है, मेल को कह सकते हैं प्रदर्शित किया है। और उसके बाद द थीम इज कंटिन्यूड ट्रांसलेटेड अकाउंट, उनका जो थीम रहता था कंटिन्यूड, थीम इज कंटिन्यूड इन ट्रांसलेटेड अकाउंट 2001 में इनकी थीम एक आई है, ट्रांसलेटेड अकाउंट इनका वर्क है। इरविन वेल्स जो कि इनका नावल है ट्रेन्स स्पॉटिंग, इरविन वेल्स का नावल है ट्रेन्स स्पॉटिंग, जो कि 1993 में अचीव ह्यूज पॉपुलरिटी एंड कल्ट स्टेटस इन the mid 1999 despite being written in broad Edinburgh dialogue noticeably different from Kelman Glasswan. It is about the group of drug addict and their pain and pleasure are own a great deal of its success and it accurate sympathetic depiction of concern this affected generation। कह रहा है कि इरविन वेल्स का जो नावल है ट्रेन स्पॉटिंग, उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी प्राप्त की है, और उस जो कि मिड 1919 में इस पर फिल्म भी बनी है, और ब्रॉड जो कि ईडिसबर्ग की डायलेक्ट पर लिखी गई है, और इट इज़ अबाउट द ग्रुप ऑफ ड्रग एडिक्टेड। इसमें इट इज़ कह रहा है यह क्या था, एक ग्रुप ऑफ ड्रग एडिक्टेड, यानी यह ग्रुप था जो ड्रग पीने वालों, ड्रग के आदी लोग थे,
यह उन लोगों का एक ग्रुप है, कह रहा है इट इज़ अबाउट उनके ग्रुप के बारे में है। यह जो है, ये जो कहानी है, ये ड्रग पीने वालों के ग्रुप के बारे में है, उनके कष्ट, उनके देयर पेन, उनके पेन एंड उनके प्लीजर और ओन ग्रेट डील सक्सेस, इट सक्सेस एंड एक्यूरेट सिंपैथी। कह रहा है उनके प्रति मतलब जो सिंपैथी रखी है उन्होंने, कंसर्न डिसअफेक्टेड जनरेशन, और जो कि इस जनरेशन को क्या कर रहा है, डिसअफेक्ट कर रहा है, उसकी चिंता को इन्होंने इसमें दर्शाया है। नेक्स्ट, वेल्स, वेल्स का जो लेटर वर्क है, द एसिड हाउस, वेल्स का लेटर वर्क है एसिड हाउस, जो कि 1994 में आया है। और दूसरा वर्क है मेराबू स्ट्रोक, मेराबू स्ट्रोक नाइटमेयर, जो कि 1995 में आया है। स्टेसी, जो 1996 में आया है। कंटिन्यू इन अ सिमिलियर वेन बट ब्रॉडर रेंज ऑफ लोकल्स एंड एक्सपीरियंस। वेल्स का वर्क जो है एसिड हाउस, जो कि 1994 में आया है, और मेराबू स्ट्रोक्स नाइट जो कि 1995 में आया है, और स्टेसी जो 96 में। लगातार मतलब एक जैसा, एक ही मतलब एक ही स्टोरी को बता रहे, सिमिलियर वेन्स मतलब एक ही स्टोरी को बता रहे, एक ही चीज़ को, लेकिन कह रहा है इसका जो ब्रॉडर रेंज क्या है, लेकिन बट विथ ब्रॉडर रेंज ऑफ लोकल एंड एक्सपीरियंस। लेकिन ये क्या है, स्थानीय श्रृंखला को लिया है और एक्सपीरियंस मतलब अनुभव को दर्शाता है, लेकिन यह ब्रॉडर रेंज उसके लोकल श्रेणी को बताता है और उसके अनुभवों को भी बताता है। मेराबू स्ट्रोक नाइटमेयर टेक द रीडर इनसाइड द माइंड ऑफ अ मैन इन अ कोमा। कह रहा है मेराबू स्ट्रोक नाइटमेयर, कह रहा है एक रीडर को इनसाइड मतलब उसके दिमाग के अंदर एक जो आदमी है जो कि कोमा में है, उसको लिया गया है, उसके बारे में लिया गया है, कह सकते हैं। It relate his experience and recollection from childhood in Scotland and South Africa through the sexual and drug related traumas and and a conclusion of considerable ambiguity between life and death, between past, present and future। कह रहा है कि जो ये जो है इट रिलेटेड, कह रहा है कि यह संबंधित है, कह रहा है इट रिलेट्स, यह उसके अनुभव और मतलब स्कॉटलैंड और अफ्रीका में जो उनका बचपन बीता है, रिकलेक्शन मतलब उनकी जो ये जो उन्होंने अपने अनुभव और अफ्रीका और स्कॉटलैंड के जो बचपन के जो उनके अनुभव हैं, उसको मतलब वहाँ पे जो रहे हैं उसके बारे में। और उसके बाद थ्रू द सेक्सुअल एंड ड्रग रिलेटेड जो जख्म है, यानी ड्रग से रिलेटेड जो मतलब कष्ट है, परेशानियां हैं, उसको कंक्लूजन किया है। कह रहा है कंक्लूजन आप कंसिडरेबल, इसका विचारपूर्वक कंसीडर किया है और विचारपूर्वक उस पर निष्कर्ष निकाला है। और उसके बाद कह रहा है लाइफ एंड डेथ, यानी मृत्यु और जीवन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मतलब सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने सभी चीज़ों को उन्होंने रिलेट किया है, यानी सभी चीज़ों से जोड़ा है अपने एक्सपीरियंस में। इन सभी घटनाओं को मतलब अपने साथ उसको उन्होंने जोड़ा है, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लाइफ डेथ। उसके बाद ड्रग रिलेटेड जो ट्रैमस है, यानी जो परेशानियां हैं, जो जख्म है, उसको भी उन्होंने इसके साथ जोड़ा है। उसके बाद फ्लिथ जो कि 1998 में आया, इज़ अबाउट द पुलिस करप्शन इन एडिसबर्ग, is in many way a parody of successful detective novel Ian Rankins, which are also set in that city। कह रहा है कि
फ्लीथ इनका एक वर्क है जो कि 1998 में आया है। पुलिस करप्शन, इडिस वर्ग के इडिस वर्ग में जो पुलिस करप्शन होता था उसके बारे में इन्होंने फ्लीथ में लिखा है और कह रहा है इन द मेनी वे, विभिन्न तरीके से उन्होंने सक्सेसफुल तरीके से कह सकते हैं डिटेक्टिव नॉवेल है ऑफ इयान रेस्किन विच आर आल्सो सेट इन दैट सिटी। इयान रैकिन का जो डिटेक्टिव नॉवेल सक्सेसफुल नॉवेल है विच आर आल्सो सेट इन दैट सिटी, यह भी कह रहा है उसी सिटी में सेट हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट in the introduction of theatrical version the train spotting which was enormously successful। वेल्स कहते हैं कि his writing is informed by the belief that deliberately portraying of political, social, economical inequities and altered our various culture of Britain. These increasing marginal criminalization of people by the state of state has resulted in the development of a particular alternative culture, attended subculture. These culture are now no longer preserved of a bohemian few. In many ways, Wells tried to encapsulate in his novel experience of alienation of younger generation of the 1980 and 1919, which is perhaps why his novel have achieved some kind of cult status. Cults often go out of fashion quicker than they come in, but Irving Wells' graphic use of language make a significant broadening of scope of local English in the context। उसके बाद of new generation of writer add new subject matter like many writer before him, he forged new English for the story he has to tell। ये सभी बातें किसने कही है? ये सभी बातें किसके? वेल्स ने अपने मतलब उनकी राइटिंग स्टाइल किस तरह की है इसके बारे में वेल्स ने कही है। नेक्स्ट देखते हैं जॉर्ज मैकी। George Mackey Brown novels are largely set in native Orkney, Iceland, but the birthplace of also Edwin Moore are concerned with life of the fishing people in Home, which is the Stormness and Green Wave 1972 is a novel कह रहा है कि जो जॉर्ज मैकी ब्राउन का जो नॉवेल है को नॉवेल से लार्जली सेट इन नेटिव, उनका जो नेटिव प्लेस है
ऑर्केनी आइसलैंड। जॉर्ज मैकनी ब्राउन ने अपने ज़्यादातर नावल की सेटिंग कहाँ रखी हैं? ऑर्केनी आइसलैंड, अपने बर्थ प्लेस। आल्सो द इडविन मूर, कह रहा है कि इडविन मूर ने भी ज़्यादातर अपने जो नाटक है, मतलब सॉरी, ज़्यादातर अपने नावल जो है यही ऑर्केनी आइसलैंड पे ही रखा है, मतलब अपने नावल की सेटिंग। कह रहा है आर द कंसर्न विद द लीव द फिशिंग पीपुल, यहाँ पे ज़्यादातर जो है फिशिंग पीपुल रहते थे, यानी मछली पकड़ने वाले लोग रहते हैं। इन द होमन वेव विच स्ट्रोमनेस ग्रीन वो, जिसमें कह रहा है ग्रीन वो एक नावल है विच एंटीसिपेट इस लेट 20th सेंचुरी concern with the environment, examining of effect of Iceland community and industrial invention, exploitation, then the abandonment of what was an idyllic society beside beside the ocean of time, जो कि 1994 में आया है। अ स्टोरी ऑफ अ विकिंग बॉय हु इज रिबॉर्न इन several century was nominated for the Booker Prize। कह रहा है कि जॉर्ज मैकी ब्राउन का ये जो एक बुक है, क्या नाम, बिसाइड द ओशन ऑफ टाइम, जो कि 1994 में आया है। इसकी जो कहानी है एक विकिंग बॉय की है, जो कि बार बार उसका मतलब कई सेंचुरी में, कई से शताब्दियों में उसका क्या होता है, बॉर्न होता है, वह पुनः उसका जन्म होता है। ये कह रहा है कि इस स्टोरी पर उनको क्या है, ब्रूकर प्राइज मिला है। किसको? जॉर्ज मैकी ब्राउन आल्सो अ पोएट। कारण जॉर्ज मैकी ब्राउन क्या है, एक पोएट भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। इन्फ्लुएंस एंड इनकरेज बाय मूर, ये प्रभावित हुए हैं मूर से। ये किससे प्रभावित हुए हैं? मूर से प्रभावित है। बट अनलाइक हिम, लेकिन नापसंद करते हैं। डिसाइड टू रिटर्न हिज नेटिव आइसलैंड, लेकिन ये अपने नेटिव आइसलैंड आने का निश्चय करते हैं। हिज इंस्पायरेशन, मतलब अपने प्रेरणा से वह डिसाइड करते हैं अपने आइसलैंड को वापस आने का, अपने आइसलैंड पे वापस आने का। मोगनश, जो कि 1973 में आया है। गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ द आइसलैंड, शोइंग इन्फ्लुएंस, folklore, नर्स, सैगेज, हिस्ट्री एंड लीगल कल्चर ऑफ द नॉर्थर एरिया, ब्रिटिश कल्चर। कह रहा है इनका जो मोगनश वर्क है, यह क्या है, आइसलैंड के इतिहास को बताता है, उसके प्रभाव, वहाँ के जो लोकल फॉल्कलोर यानी जो लोकल लोग हैं उसके प्रभाव को दिखाता है, और वहाँ के इतिहास और वहाँ लेजेंड, उसकी कल्चर की जो पौराणिक कथाएं हैं उसको बताता है, और नॉर्थम्बर एरिया के ब्रिटिश कल्चर को दिखाता है। अब नेक्स्ट राइटर है एलन मैथ्यू के बारे में। एलन मैथ्यू इज वन ऑफ द लवलीस्ट स्कॉटिश नॉवलिस्ट राइटिंग टुडे। अब इसके बारे में एलन मैथ्यू के बारे में देखते हैं। Range has covered ancient Rome, Augustus 1986, Tiberian 1987, Augustus 1986 and Tiberius 1987। ठीक है, अगस्टस 1986, टाइबेरियस जो कि 1987। स्कॉटिश हिस्ट्री इन द जॉन वेचन। एलन का वर्क क्या है? ऑगस्टस 1986 और टाइबेरियन 1986। स्कॉटिश हिस्ट्री
इन जॉन बेचन मूड इन द हैंगिंग ट्री 1919 and novel which explored related the theme of guilt and responsibility in the content of Second World War। ये सेकेंड वर्ल्ड वार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये जो नॉवेल है दिखाता है। कौन सा? द हैंगिंग ट्री। उसके बाद द सीन फॉर द फादर, द सीन ऑफ द फादर 1991, क्वेश्चन ऑफ लॉयल्टी जो कि 1989 में आया है। चेंज एंड डिके इन ऑल अराउंड आईसी, चेंज एंड डिके इन ऑल अराउंड आईसी जो कि 1978 में आया है। इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिकेटिव टाइटल मॉडर्न फिक्शन। कह रहा है कि सीन ऑफ द फादर जो कि 1991 में आया है और अ क्वेश्चन ऑफ लॉयल्टी जो कि 1989 में आया है। अ चेंज एंड डीके इन द ऑल अराउंड आईसी 1978 में आया है। कह रहा है यह जो है मॉडर्न फिक्शन की सबसे इंडिकेटिव टाइटल है। फिर इयॉन बर्क्स इज आल्सो प्रोलिफिक स्कॉटिश novelist, wide range styles and subject from science fiction to pop। ये जो है इयान बक जो है ये भी बहुत अच्छे स्कॉटिश नॉवलिस्ट हैं और इनकी स्टाइल और मतलब लिखने की स्टाइल और सब्जेक्ट और ये क्या है साइंस फिक्शन पर भी लिखते हैं। कह रहा स्पेयर स्पाइडर स्ट्रीट जो कि 1987 में स्पाइडर स्ट्रीट जो 1987 में आया। इज वन ऑफ द वेरी फ्यू नॉवेल टू यूज द वर्ड ऑफ पॉप म्यूजिक सक्सेसफुल टू एग्जामिन मॉडर्न सॉलिट्यूड सक्सेस एंड वैल्यू। The Wasp Factory in 1984 is the obsessive fantasy which aroused both critical revolution and acclaim। कह रहा है वास्प फैक्ट्री जो कि 1984 में आया है। कह रहा है कि क्रिटिकल रिवोल्यूशन और एक्लेम वो दोनों क्रिटिकल रिवोल्यूशन और एक्लेम दोनों को दिखाता है। उसके बाद फ्रीशम इंडिजन जो कि 1994 में आया। कंटिन्यू बैंक फैंटेस्टिक वैन यूजिंग अ वंडरफुल काइंड ऑफ स्कॉट इंटरनेट लैंग्वेज विच वर्क फोनेटिकली। कह रहा है कि फ्रीशम इंजेंड जो कि 1994 में लगातार बैंक फैंटेस्टिक वैन है। यूजिंग अ वंडरफुल काइंड स्कॉट इंटरनेट लैंग्वेज। कह रहा है कि ये क्या है इंटरनेट हुज वर्क फोनेटिकली जिसका वर्क क्या है हुज वर्क फोनेटिकली जिसका वर्क क्या है फोनेटिकली है। फिर उसके बाद क्रो रोड जो है 1992 में आया है। क्रो रोड 1992 बिकम ए वेरी सक्सेसफुल टेलीविज़न। कह रहा है क्रो रोड बिकम वेरी सक्सेसफुल टेलीविज़न अगेन इट इज़ अ स्टोरी ऑफ मॉडर्न स्कॉटलैंड। क्रो रोड जो है बहुत ही सक्सेसफुल वर्क है इनका जो कि टेलीविज़न पर भी आ रहा था मतलब टेलीविज़न पर। अगेन इट इज़ वेरी मॉडर्न
अगेन इट इज़ ए स्टोरी ऑफ मॉडर्न स्कॉटलैंड, और यह मॉडर्न स्कॉटलैंड की मतलब महत्वपूर्ण स्टोरी है। द बिजनेस 1999 में आया है, इज़ वाइड रेंजिंग स्टोरी अबाउट द पावर ऑफ मनी एंड बिजनेस। बिजनेस जो है पावर ऑफ मनी और बिजनेस को मतलब एक ऊपर उसकी श्रृंखला के बारे में बताता है। लुकिंग टू वेस्टवार्ड जो कि 2000 में मार्क रिटर्न टू हिज फेवर्ड साइंस फिक्शन मूड। कह रहा है लुकिंग टू वेस्टवार्ड जो है 2000 में आया है, जो कि साइंस फिक्शन को इंडिकेट करता है, जो कि साइंस फिक्शन का फेवर ले, मतलब कि ये एक तरह से ये साइंस फिक्शन है। लुकिंग टू वेस्टवार्ड जो कि 2000 में आया है, यह एक प्रकार से क्या है, साइंस फिक्शन है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।